तो चलो, आज ह्यूमन आई का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले भी हमने थोड़ा इसमें पढ़ा था, मैं थोड़ा बीमार था तो ज़्यादा बता नहीं पाया था। आज थोड़ा अच्छे से इसको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ, स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ह्यूमन आई का ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम आज देखने वाले क्या क्या है। देखो, ये आज का हमारा टारगेट है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है, डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द वाइट लाइट है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है। ये इतने सारे टॉपिक है, आसान आसान टॉपिक है, ठीक है। और इसमें से इक्का दुक्का सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है बोर्ड्स में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से बस सुन लेना, लिखने की चीज होगा तो लिख लेना खुद से। चलो, पहला है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। हो गया है, बता दिया था, फिर से सुन लो, ठीक है। सुनने में क्या जाता है, हाँ, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के साथ जब रिफ्रैक्शन होता है, हमें पता है कि जब भी लाइट क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो होता क्या है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है ना, ठीक है। वही अगर व्हाइट लाइट को हम क्या करेंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाएंगे ना, रिफ्रैक्शन तो होगा लेकिन वहां पर डिस्पर्जन भी होता है। डिस्पर्शन भी वहां पर फेनोमेना देखने को मिलेगा। डिस्पर्सन का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट रेज, ठीक है। स्प्लिटिंग हो जाती है लाइट रेज की, ठीक है। जैसे देखो, एक होता है मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक मतलब मोनो मतलब एक होता है, क्रोमैटिक मतलब कलर होता है। एक होता है डाइक्रोमैटिक, दो कलर वाले। एक होता है ये क्रोमैटिक, या फिर जितनी भी कलर्स की लाइट हो, ठीक है, जितने कलर्स की लाइट हो उतने उसको कह देते हैं। ढेर सारे, उसमें जरूरी नहीं कि तुमको ये कहेगा कि भाई एक है, दो है, तीन है, ढेर सारे कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट अगर हम क्या करेंगे, प्रिज्म से गुजारेंगे तो वहां से कोई भी डिस्पर्सन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सिंगल ही लाइट की कलर थी, सिंगल कलर की लाइट थी, तो वो डिस्पर्सन शो नहीं करेगा। वही अगर हमने व्हाइट लाइट डालेंगे ना, तो व्हाइट लाइट डालने से क्या होगा, डिस्पर्सन का प्रॉपर्टी दिखेगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट का हमें पता है कितने कलर से का मिक्सचर होता है, 7 कलर का। व्हाइट, देखो, व्हाइट लाइट कोई कलर नहीं है अकेला, ये कोई क्या कलर नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स है। ये खुद कोई कलर नहीं है, व्हाइट कोई कलर नहीं होता है, व्हाइट कोई कलर नहीं होता। उसी तरह ब्लैक कोई कलर नहीं होता है, ब्लैक कोई कलर है क्या? नहीं है। टोटल कितने कलर्स है? विबग्योर 7 ही कलर है। क्या उसमें ब्लैक आता है, व्हाइट आता है? नहीं आता है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 7 कलर्स है, 7 में कोई व्हाइट नहीं आता है, ना ही ब्लैक आता है। कि ब्लैक और व्हाइट कोई भी कलर नहीं है। ये क्या, व्हाइट क्या होता है, 7 कलर्स का ओरिजिनल कलर थोड़ी है। करता क्या ये व्हाइट लाइट क्या करता है, 7 कलर्स का मिक्सचर है। 7 कलर्स का क्या है, मिक्सचर है। उसके बाद जो ब्लैक है, ब्लैक भी कोई कलर थोड़ी है। ये क्या करता है, 7 कलर्स को है। व्हाइट लाइट क्या है, 7 कलर्स का मिक्सचर है ना। तभी तो जब हम व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजारेंगे तो क्या दिखेगा, 7 कलर्स दिखते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्सन क्या कहता है, प्रिज्म इज द ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास, ये बता दिया था इससे पहले ही, ठीक है। प्रिज्म में कितने ट्रायंगुलर सरफेस होता है, 2। प्रिज्म में कुल कितने ट्रायंगुलर सरफेस होता है, 2, और रेक्टेंगुलर 3 होता है, ठीक है। ये बता दिया था। और उसके बाद ये प्रिज्म था, और इससे हमें क्या करना है, वही रिफ्रैक्शन कराना है। इससे पहले भी कराया था। और देखो, इस पे सवाल ये आता है, तुम्हें बोर्ड में जब भी आएगा सवाल, तो सवाल ऐसा आएगा कि सिर्फ तुम्हें क्या करना है ना, प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करा के या तो डिस्पर्जन दिखा देना है या फिर रिफ्रैक्शन दिखा देना है, ठीक है।
इतना ही आता है, तुम्हें ये नहीं एंगल्स कितने होंगे ये वो फाइंड आउट करना नहीं है। तुम्हें बस क्या है, उसका बोलेगा कि डायग्राम बना दो, 2 मार्क 3 मार्क जो भी होगा वो कहेगा। तो डायग्राम बनाना अच्छे से आना चाहिए। डायग्राम सबको वैसे आता होगा, लेकिन फिर भी क्या करना है, सीखना जरूरी है। तो जब हम सबसे पहले लाइट डालेंगे तो क्या होगा, लाइट डालने के बाद होगा क्या, पास तो करेगा। कैसे पास करेगा, ये हमने लाइट डाली, अब बताओ यहां पर क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ। पहले एयर था, एयर था तो अब किस में जाएगा, प्रिज्म में जाएगा। प्रिज्म में जाएगा, प्रिज्म क्या है, डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो यहां पर क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, पास आएगा, नॉर्मल के पास आएगा। तो नॉर्मल यहां पर कैसे डालोगे, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल कैसे डालोगे। अब ये एक लाइन है, ये लाइन सबको दिख रहा है होगा। अब इस पे क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर कैसे डालोगे, कैसे डालोगे इस पर परपेंडिकुलर, ये ऐसे ऐसे ही तो परपेंडिकुलर होगा, जो इस पे क्या करेगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस पे हमें इस तरह से परपेंडिकुलर डाल देना है। डाल दिया, इस पे परपेंडिकुलर डाला। अब उसके बाद क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल के पास आएगा, नॉर्मल के पास आने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से पास आएगा, इस तरह से आएगा, कुछ इसी तरह से तो आएगा। तो इस तरह से ये आ गया यहाँ पे। अब फिर यहाँ पर क्या हुआ, इसका मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा। फिर वहां पर क्या करोगे, नॉर्मल डाल दोगे, नॉर्मल डालोगे, नॉर्मल फिर ऐसे ही होगा, फिर से वैसे ही नॉर्मल जाएगा। अब फिर यहाँ से पास करा दो। अब यहाँ पे बताओ, नॉर्मल से दूर जाएगा, पास आएगा, दूर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो नॉर्मल कौन सा, ये नॉर्मल, ठीक, और नॉर्मल से दूर जाना है, तो ऐसे होगा क्या, कुछ इस तरह से। अब इसको थोड़ा नामिंग कर देते हैं। ये N1 होगा, नॉर्मल 1, ये N2, नॉर्मल 2। ये जो है नामिंग करना जरूरी है। नाम क्या है इसका, ये है इंसिडेंट रे IR, और ये क्या है RR, ये क्या है ER। ये इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे कहलाता है। जैसे हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ा था ना, तो ग्लास स्लैब में क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन हो रहा था। तो वहां पर एक हमने बनाया था, ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे आई, फिर रिफ्रैक्ट किया, फिर इमर्जेंट रे मैंने बना के दिखाया था किस तरह से वो ग्लास स्लैब के बाहर चला जा रहा है, ठीक। उसके बाद अब ये वाला एंगल भी हमें दिखाना होगा, ये एंगल, और हाँ अभी बताता हूं। ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है, इंसिडेंट रे या एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होगा I। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम R1 कह देते हैं। उसके बाद ये क्या है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के साथ यहां भी एंगल बन रहा है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा R2। और यहां पर फिर क्या है, ये इमर्जेंट रे है, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। हाँ, अब यहां पर नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल होगा या फिर ये वाला एंगल होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला होगा, ठीक है, ऊपर वाला। ये क्या होगा ER, इमर्जेंट अरे E लिखो, इमर्जेंट एंगल, ठीक। ये इतना चीज तुमने दिखा दिया। अब एक चीज और आता है, हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट का
दिखाना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें दिखाना। तो उसके लिए देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जितना अभी यहाँ पर बेंडिंग हुआ है ना, अगर मान लो कि ये प्रिज्म नहीं था, नहीं होता, तब ये रे कैसे जाती, उसका पाथ कैसा होता। ठीक, अब अगर उसके बाद प्रिज्म हमने डाला है तो ये रेज कहां से गई है और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है ना, वो होता है तुम्हारा कि डेविएशन कितना हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन देखने के लिए क्या करोगे, जैसे पहले अभी आया, अगर ये प्रिज्म में नहीं होता तो ये सीधा इस तरह से चला जाता, ये ऐसे जाता। अब जैसे इसको प्रिज्म मिला तो ये क्या हुआ, अपना रास्ता बदल लिया, बेंड किया, और उसके बाद जहां से ये रिफ्रैक्ट करके बाहर गया प्रिज्म से, उसको भी क्या करोगे, पीछे एक्सटेंड कर दोगे। पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहां मिलेगा, यहां मिला। अब यहीं पे बात आता है इस एंगल की, इसको हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा, इसको ये क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इसका जो ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल पाथ ये था, ओरिजिनल पाथ तो ये है, ठीक है, लेकिन जाना अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ऐसे जाता, और उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे ये इधर से गया, अगर प्रिज्म नहीं होता तो सीधे ही चला जाता, लेकिन अभी कैसे गया, ऐसे। तो उसके बीच में जो एंगल बनता है ना, वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। जितना डेविएट हुआ अपने पाथ से, कितना एंगल पे डेविएट हुआ, इतने एंगल पे डेविएट हुआ ये। तो जितने एंगल पे डेविएट होता है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, वही एंगल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। इतना तुमको जो है ग्राफ बनाने को पूछ सकता है। ठीक है, वहां पर सीधा सवाल पूछा जाएगा कि तुम्हें कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, बस उसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, सीधा तुम्हें बना देना इतनी सारी चीजें है। हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन भी दिखाना होगा। प्रिज्म एंगल तो प्रिज्म वो वाला हमेशा दिया रहता है, ये ए एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये इतना तुम्हें पता होगा। प्रिज्म एंगल वो हमेशा वो अंडरस्टूड है कि जो प्रिज्म का ऊपर सबसे टॉप वाला एंगल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। बाद बाकी सारी चीजें तुमको दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पर जैसे आई आर है, इसको लिख दोगे, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, सारी चीजें लिख दोगे, तब अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे आई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख दोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद R1 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस ऑफ प्रिज्म, ये लिख दो। उसके बाद आर आर रिफ्रैक्टेड रे, उसके बाद R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस। उसके बाद E एंगल ऑफ इमर्जेंस। उसके बाद ER इमर्जेंट रे, और फाइनली डेल्टा, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन।
2-3 मार्क का। ये इतनी सारी चीजें लिख दोगे उसके साथ मिल जाएगा, सिर्फ बना दोगे तो नहीं मिलेगा। देखो काम चोर को, अभी तक नहीं निकाल पाया, अभी तक बन गया। बार बार बनाओगे तो तुम्हारा ही तो फायदा है। ये देखो कैसे खेल रहा है, आके बैठ के भी, मतलब चश्मा वाले भैया। हो गया, अब तुम लिखना ही शुरू करोगे तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। आगे बैठ के भी देखो मुझे कैसे बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है ताकि सर को लगे कि मैं लिख रहा हूं। किसे बेवकूफ़ बना रहा है, खुद को या मुझको? बाद में अब लिख के भी क्या करोगे, अब तो मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। अरे बार बार बनाओगे तो तुम्हारा ही तो फायदा है। चलो एक बार ठीक है, तुमने बना लिया, अच्छी बात है। उसके बाद अगर तुम दोबारा कोशिश करोगे, दोबारा बनाओगे, तुम्हारा ही फायदा है। चैप्टर 1 का नोट। चलो आगे आगे, इसको रहने दो, ये होमवर्क में ये कर लेना है। इसको पहले थ्योरी देख लेते हैं। डिस्पर्जन, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ से रेनबो पर सवाल आता है और डिस्पर्जन का कभी कभी डेफिनेशन पूछा जाता है 1 मार्क का। ठीक है, तो डिस्पर्जन क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट रेज इनटू व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट इज नॉन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट इज नॉन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो व्हाइट लाइट है कितने कलर से मिक्सचर होता है? 7 कलर्स का होता है, जिसमें क्या क्या मिलेगा तुम्हें? विबग्योर मिलता है। विबग्योर मतलब क्या होता है बताओगे? सबका अलग अलग नाम बताओ तो, विबग्योर का पूरा फुल फॉर्म बताओ। मैं लिख देता हूं और कोई इसको बोलोगे नहीं, कोई बोलोगे नहीं। विबग्योर, बहुत हल्ला हो रहा है। विबग्योर फुल फॉर्म, इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था विबग्योर। अरे भाई साहब, ये वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, जी ग्रीन होता है। ऐसे करोगे तो क्लास छोड़ के चले जाऊंगा। The phenomenon of splitting of white light into 7 constituent colors when it passes through a glass prism is known as dispersion of light। ये तो लिख ही लोगे, ठीक है। तो अगर इतना अगर तुम लोग बात करोगे तो दिक्कत है। ए भाई साहब, आगे बैठ के भी पीछे वाले से बात कर रहे हो? पढ़ के आए हो तो पीछे चले जाओ, यानी तो क्लास नहीं आओ। तुमको तो हमेशा कोई ना कोई कुछ बोलता ही रहता है। देखो यहाँ पर व्हाइट लाइट क्या है? व्हाइट लाइट क्या होता है? 7 कलर्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है व्हाइट लाइट। अगर इसके बारे में कहूं तो इट इज नॉट अ कलर, it is the mixture of 7 colors। ठीक है, it is a mixture of 7 colors। ठीक है, तो यही जब तक अगर डिस्पर्जन तुम्हें देखना है तो कौन सी लाइट फॉल कराओगे? व्हाइट लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल नहीं कराओगे। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल कराते हो तुम्हें डिस्पर्जन वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी। सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी दिखेगी तुम्हें? कौन सी प्रॉपर्टी दिखेगी? अगर
व्हाइट लाइट की जगह हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल कराई प्रिज्म से, तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी दिखेगी? है? सिर्फ हमें रिफ्रैक्शन दिखाई देगा, वहां पर डिस्पर्जन नहीं दिखाई देगा मोनोक्रोमेटिक लाइट से। कैसे? अगर सिंगल ही कलर है तो सिंगल कलर सिर्फ तुमको क्या दिखाएगा? एक ही कलर में दिखाएगा, और तो कोई कलर नहीं दिखने वाला वहां पे। तो सिर्फ क्या होगा? सिर्फ वहां पर रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्जन दिखाई नहीं देगा। पीछे क्या दिखाया? पीछे क्या दिखाया तुम्हें? कुछ है क्या? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है सिंगल कलर वाली लाइट है वो, और सिंगल कलर वाली लाइट कभी भी डिस्पर्जन नहीं शो करेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में आ जाए, विच टाइप ऑफ लाइट कैन शो डिस्पर्जन, वहां पे आएगा सबसे पहला मोनोक्रोमेटिक, व्हाइट लाइट, हेट्रोक्रोमेटिक। हेट्रोक्रोमेटिक नहीं देगा क्योंकि ये तो तुम्हारा दो ऑप्शन हो गया। उसके बाद बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। व्हाइट लाइट ये तुमको शो करेगा, मैंने पूछा नहीं करेगा। मोनोक्रोमेटिक हो जाएगा जो डिस्पर्जन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। वो कौन करेगा? जो व्हाइट लाइट होगा, जो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर का मिक्सचर होता है, वही जाके पहले रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद तुम्हें डिस्पर्जन वाली प्रॉपर्टी दिखेगी, उसमें 7 कलर्स तुमको अलग अलग दिख जाएगा। ठीक, ये लिख लिए हो? पूरा लिख लिए हो? बड़े आगे। डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू जो डिस्पर्जन है वो देख लेते हैं। ये प्रिज्म, इसे हमें डिस्पर्जन कराना है। ठीक है, डिस्पर्जन के लिए हम क्या करेंगे? व्हाइट पे व्हाइट लाइट डालेंगे, गलत बात हो जाएगी। हाँ, क्लियर कर दें? चलो, ये मैंने व्हाइट लाइट इस पे डाली। सेम चीज जो हमने वहां पे किया था, ठीक है, प्रिज्म में मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ, सेम चीज यहां भी करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग क्या होगा वो देख लो। नॉर्मल यहां भी डालना है, सेम चीज यहां भी करना है। अब देखो, जो पहला इसका सरफेस होता है, प्रिज्म का पहला सरफेस, यहां रिफ्रैक्शन भी होगा, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है इसका क्या चीज? डिस्पर्जन भी। ठीक है, जो इसका पहला सरफेस होता है ना, यहीं से इसका डिस्पर्जन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो डिस्पर्जन यहीं से हमारा स्टार्ट होगा। और सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? सबसे ऊपर रेड होता है। सबसे पहले, सबसे ऊपर क्या होता है? रेड दिखेगा तुम्हें। उसके बाद उसके नीचे सारे कलर्स दिखाऊं क्या? इससे तो बैंड है ना, बैंड तो है ना, ये इसके पाथ में तो नहीं गया ना, ऐसे बैंड तो हुआ है ना। तो क्या दिक्कत है? स्ट्रेट है या ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे नीचे कौन सा होगा? वॉयलेट ना, सबसे नीचे वॉयलेट होगा। मैं डायरेक्ट दिखा दिया हूं, बीच वाला छोड़ दिया। उसके बाद ये ऐसे, और वॉयलेट ऐसे। ये इस तरह से इसका बेंडिंग होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर इस बीच में ये सारे कलर्स रहते हैं। यहां पर एक पट्टी बनेगी इसकी कलर्स की। एक मिनट रुक जा,
अरे इतना तुम लोग बात करते हो। अब यहां पर सबसे ऊपर क्या होगा तुम्हारा, सबसे नीचे से स्टार्ट करो, VIB GYOR, इस तरह से सारे कलर्स तुमको दिखेंगे। सबसे नीचे क्या होगा, वॉयलेट होगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अरे चुप रहो। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और ये फाइनली वायलेट। ये 7 कलर्स हैं। क्या इसमें कहीं ब्लैक और व्हाइट आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ब्लैक और व्हाइट कोई कलर नहीं है, ठीक है, ब्लैक और व्हाइट कोई कलर नहीं है। अच्छा ब्लैक है क्या फिर? ब्लैक अब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, ब्लैक है क्या? अब्सेंस ऑफ लाइट है। जहां लाइट नहीं है वहां क्या है? ब्लैक है, डार्क है, अंधेरा है। जहां है वहां क्या है? लाइट नहीं है, इसीलिए वो काला है, वाइड, खाली, स्पेस वहां प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जो काला है इसका मतलब क्या है? वहां पर लाइट नहीं है, ठीक है, अब्सेंस ऑफ लाइट होता है। कहोगे सर फिर ये ब्लैक कलर का ड्रेस क्यों दिखाई देता है? हाँ ये, अरे भाई यार, ब्लैक कलर का ड्रेस पहने हो, ये दिखाई क्यों देता है? हाँ ठीक है, ये ब्लैक कलर का ड्रेस तो है, फिर भी हमें दिखाई क्यों देता है? क्योंकि ये कपड़े हैं, कपड़ा में थोड़ा इस टाइप का कलर्स वलर्स डाल देते हैं कि केमिकल्स ऐसा होता है जो हमें दिखाई दे जाता है। अगर तुम्हें ओरिजिनल ब्लैक कलर दिख जाए ना, पॉसिबल ही नहीं है दिखेगा वो। चारकोल नहीं, ठीक है। तो ओरिजिनल ब्लैक कलर का मतलब है कि वहां अब्सेंस ऑफ लाइट है, अब वहां पर लाइट बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ब्लैक कलर तो पूरा ब्लैक है, वहां लाइट अब्सेंट है, सिर्फ ये इतना जान लो, ठीक है। तो यहां पर इसमें भी, अरे यार पंचायत में आए हो तुम लोग। इंसिडेंट रे, नॉर्मल। अब यहां पर एक चीज देखो, सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होगी? सबसे ज्यादा बेंडिंग वॉलेट की हुई है और सबसे कम बेंडिंग किसकी हुई है? रेड की। इसका मतलब समझ रहे हो? बताया था। इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? बेंडिंग जिसकी कम होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा। हाँ मैं बताया था जब ये क्या बता रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बता रहा था, वहां पर बेंडिंग की बात की थी मैंने, ठीक है। अब देखो बेंडिंग सबसे ज्यादा यहां पर किसकी हुई? वॉलेट की हुई ना। बेंडिंग अगर ज्यादा हो रही थी, जैसे यहां पर बताया था, ये N1, N2, बेंडिंग यहां पर ज्यादा हो गई है। यहां पर बेंडिंग ज्यादा होने का मतलब क्या है? बेंडिंग ज्यादा होने का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू N ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो बेंडिंग क्या हुआ? बेंडिंग ज्यादा हुआ। बेंडिंग ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी क्या हुआ? कम हुआ ना। वेलोसिटी क्या हुआ? वेलोसिटी कम हुआ। वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब एनर्जी क्या हुआ? कम हुआ।
एनर्जी कम हुआ। उसके बाद और क्या बताया, वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ भी कम होगा। और क्या बताया था, ठीक है। अच्छा, E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, ये न्यू नहीं, सी लेमडा, है। अरे लेमडा का मतलब है कलर, लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है ना, किसी भी, अगर लेमडे की बात कर रहा है ना, वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कलर की बात कर रहा है। जो हमारा विजिबल रीजन है ना, विजिबल रीजन में हमारा जो विजिबल रीजन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सनलाइट है ना, वो विजिबल रीजन के अंदर आता है। उसका जो वेवलेंथ है 4000 से लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आता है। उसमें ढेर सारे वेवलेंथ की लाइटें रहती है, तो उस सब को हम एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है, इस तरह से शो करता है, ए कपार पे 0, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो हमारे विजिबल रीजन में लगभग 4000 से 7000 के बीच में क्या होता है, वेवलेंथ वाली ढेर सारी लाइटें होती है, ठीक है। उसको हम देख पाते हैं, इसके पहले जितनी भी वेवलेंथ की लाइटें हैं उसको ना देख पाएंगे, और उसके बाद हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम है, आई का मेगापिक्सल बहुत ज्यादा होता है, पता नहीं कितना होता है, 576, चलो बढ़िया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखोगे, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी हुई है, लिखे कैसे है इसको, बेंडिंग ऑफ वायलेट कलर इज मैक्सिमम, दैट मीन्स अरे सुन लो रे, मेरी बात भी सुन लो, बेंडिंग ऑफ वायलेट कलर इज मैक्सिमम, दैट मीन्स क्या हुआ, वेलोसिटी क्या होगा उसका, वेलोसिटी इज मिनिमम, ठीक है। बी, वेलोसिटी मिनिमम, और वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ इज इसको ऐसे लिखता हूं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। उसके बाद एनर्जी, एनर्जी इज मिनिमम, एनर्जी या मिनिमम एनर्जी, ठीक है। और रेड की क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है, स्पीड मैक्सिमम रहती है, इसकी स्पीड बहुत कम, मतलब मिनिमम, बहुत ही कम डिफरेंस आता है इसकी स्पीड में, लगभग समझ लो ना अनडेविएटेड चला जाता है, इतनी ज्यादा एनर्जी रहती है, ठीक है। तो यहां पर ये लिख लोगे, और ये पैटर्न याद रखोगे विबग्योर का है, हाँ लिखा दिया था,
कुछ कुछ नहीं लिखा था वो आज भी नहीं लिख पा रहा है। हाँ? तब जब एग्जाम होगा तो एग्जाम भी नहीं देगा। सिर्फ फिजिक्स और मैथ बनाए बताओ। केमिस्ट्री में तुम लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, बायोलॉजी रिवीजन नहीं कर रहे हो। अच्छा। हाँ, चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ द व्हाइट लाइट, ये ये जो प्रयोग है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट था, किसके द्वारा दिया गया था? सिर्फ ऑब्जेक्टिव और अगर ड्रॉ करने के लिए बोल रहे, ड्रॉ करने के लिए वैसे नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले करा गया था न्यूटन साहब के द्वारा, न्यूटन साहब से, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करा था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म ने क्या किया, उस व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर दिया। डिस्पर्स करने के बाद 7 क्लास में तो निकल गया वो लाइट। उसके बाद सोचा चलो एक काम और करते हैं, हमारे पास एक और प्रिज्म है, इसको लगा के देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक और प्रिज्म यहां पर डाल दिया, उल्टा करके, सीधा नहीं, ऐसे ही नहीं डाला जैसे अभी ये है, ऐसे ही नहीं डाला, उन्होंने उल्टा करके डाला। अभी ये ऐसे था, अब उसके बाद ये ऐसे डाल दिया, उल्टा करके डाल दिया। उल्टा करने के बाद उन्होंने देखा कि जो लाइट यहां से डिस्पर्स होके आई थी, 7 कंस्टिट्यूएंट में डिवाइड होके आई थी, अब वापस इस प्रिज्म पर पड़ने के बाद वो व्हाइट लाइट बनके बाहर निकल गई। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट है, या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। दो, हाँ, व्हाइट लाइट छोड़ा तो हमने वापस व्हाइट लाइट ही पाया। यहां पर इसके इंटेंसिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ी बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि वो क्या होता है, कुछ लाइटें एब्जॉर्ब हो जाती है, एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इंटेंसिटी में थोड़ा फर्क पड़ा, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने यहां से व्हाइट लाइट छोड़ी, एक लेंस, एक प्रिज्म ने क्या किया, इसको डिस्पर्स कर दिया, डिस्पर्जन किया, रिफ्रैक्शन भी किया, और उसके बाद दूसरा प्रिज्म जो उल्टा हमने रखा, वो उसने वापस इसको क्या कर दिया, व्हाइट लाइट बना के वापस निकाल दिया, ठीक है। बनाना होगा तो अपने से एक बार ना, अपने से अपनी कॉपी में पेन और स्केल की मदद से बनाना, और अगली क्लास में लेके आना, या खुद से बना के देखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता रहता है, ठीक है। हाँ, इसको भी लिखना पड़ेगा, ये बिना लिखे काम नहीं चलेगा। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो के बारे में सबने सुना होगा और मैक्सिमम ने देखा भी होगा। अभी तक देखा रेनबो किसी ने? हैं? देखा है? बस इतने लोगों ने देखा? 2 3 4 5 6 7 8, चलो कोई नहीं। रेनबो सबने देखा होगा, या तो डायरेक्ट देखा होगा अपनी आंखों से, या फिर इनडायरेक्ट देखा होगा टेलीविजन पे, टीवी में, मोबाइल फोन में, फोटोज में। सामने से देखा, वही तो मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट देखा अपनी आंखों से, या फिर टेलीविजन पे देखा होगा, मोबाइल फोन में देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा। रेनबो कब फॉर्म होता है? बारिश के दिनों में, बहुत गर्मी के दिनों में, ठंडी दिनों में? बारिश के दिनों में। जब बारिश होती है ना, तो बारिश थोड़ी खत्म हो जाती है, जब उसके पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉप्स जब हमारे एयर में मौजूद रहता है, तब वहां पर क्या होता है, तब जाके, और सनलाइट भी उस पर पड़नी चाहिए, ठीक है। जब मॉइस्चर ज्यादा रहता है एयर में और सनलाइट उस पर पड़ रहा होता है, वहां पर क्या होता है, उन वाटर ड्रॉप्स के द्वारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, फिर
इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तब जाके क्या होता है, वापस फिर से रिफ्रैक्शन होता है और तब जाके रेनबो का निर्माण होता है। पहले इसको लिख लो, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। ड्यूरेशन इसका कम इसीलिए होता है ना कि देखो अर्थ तो हमेशा रोटेट कर रही होती है ना, और जो मॉइस्चर है वो उसका वेट तो ज़्यादा होगा और धीरे धीरे कंबाइन करके वो बड़े बड़े ड्रॉप्स में तब्दील हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा, है? बैठेगा है? इधर कहाँ दिखेगा तुम्हें? जरूरी नहीं कि हमेशा तुम्हें रेनबो दिखे, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम किस टाइम बारिश हुई है, उस टाइम पे एंगल क्या है सनरेज का। बहुत सारी चीजें मैटर करता है कि एंगल क्या है, वाटर ड्रॉप्स पे जो सनरेज पड़ रहा है उसका एंगल क्या है। ठीक है, अब पता चलेगा, तुम कहोगे भाई दोपहर में हमें रेनबो क्यों नहीं दिखेगा? दोपहर में कैसे दिखेगा? रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों तक तो आना चाहिए, वो हमारे सर के ऊपर है। हाँ, मॉइस्चर भी हमारे सर के ऊपर है, सनरेज भी ऊपर ही पड़ रहा है, कहाँ से रिफ्लेक्शन दिखेगे तुम? सर आप भी लिख ले थोड़ा। अच्छा, उंगली में प्रॉब्लम है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, बाद में लिख लेना। राइट हैंड में प्रॉब्लम है, छोड़ दो। नोट्स किस चीज का? ये वाला नोट्स इसका? अच्छा अच्छा। ये सब एक्स्ट्रा पढ़ के आता है इसीलिए नहीं लिख रहा है। नहीं, इधर का कोई नहीं लिख रहा है, जैसे लगता है कि सब पढ़ के ही आया है, अब बार बार कहने के बावजूद भी नहीं मान रहा है। हो गया? चलो अब देखो क्या है। अब कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में क्या होता है, देखो द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। जितने भी वाटर ड्रॉपलेट होता है, जब बारिश होती है तो बारिश के बाद क्या होता है, वाटर में ये वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड होता है। हाँ, और वो जो वाटर ड्रॉप्स है एक छोटे छोटे प्रिज्म के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, जितने भी वाटर ड्रॉप्स है वो एक छोटे छोटे प्रिज्म के जैसा बिहेव करेगा। उसके बाद दे रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट, refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and refract it again when it comes out of the raindrop। तो सबसे पहले जैसे देखो ये क्या, एक मान लो वाटर ड्रॉप है, ठीक है, वाटर ड्रॉप है और यहां सनलाइट है, ये सन है। यहां से जब सन रे आएगी ना, यहां से जब सन रे आएगी, अरे देख लो भाई, ओ पीछे वाले देख लो, जब यहां से सनरे आएगी तो ये इसका क्या होगा, डिस्पर्शन होगा। ठीक है, जब ये वाटर ड्रॉप, ये क्या है, वाटर ड्रॉप है और ये सनरे है, यहां से ये आई, अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले इसका रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्ट होते ही ये क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा, क्योंकि जितने भी वाटर ड्रॉप्स है सबके सब कैसा बिहेव करेगा, एक छोटे छोटे प्रिज्म के जैसा। तो मैं एक सिंगल वाटर ड्रॉप लेके देख रहा हूं, ये क्या एक सिंगल वाटर ड्रॉप है। जब यहां से आई लाइट
पास करेगी तो उसके बाद क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिस्पर्सन भी होगा। डिस्पर्सन हुआ, ये क्या होगा, 7 कलर्स में यहां पर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। मान लो इस टाइप से क्या होगा, इसका डिस्पर्शन हुआ 7 कलर्स में, 3 3 6, एक और दे दो 7, डिस्पर्शन हुआ। अब उसके बाद क्या होता है ना, जैसे ये डिस्पर्शन हुआ उसके बाद इसका इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है, जो वाटर ड्रॉप इस टाइप का होता है। जैसे ये इधर से लाइट आई, लाइट आने के बाद ये वापस क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाता है। ये ऐसा नहीं कि सारी की सारी लाइट क्या होता है रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ लाइट का अमाउंट जो है बाहर क्या इमर्ज हो जाएगा, निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। कुछ ही अमाउंट ऑफ लाइट क्या होता है ना, इधर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाता है। तो कुछ अमाउंट तो इधर से वापस जाएगा भी, बाहर जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ अमाउंट क्या है यहां से रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ और उसके बाद वापस यहां से दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि दोबारा क्या हुआ, इसको एक नया क्या हुआ, एक सरफेस मिला, नया सरफेस मिला, और क्या हुआ इसके साथ मीडियम भी नया मिला, एयर मिला, तो वापस इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और इस तरह से ये वापस हमारी आंखों में आ जाएगा। यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जितनी अमाउंट हमने लाइट की भेजी थी वो सारी की सारी अमाउंट क्या हो गई, वापस रिफ्लेक्ट होके आ गई। जैसे प्लेन मिरर करता है, वो सारी की सारी लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन तो है, टोटल रिफ्लेक्शन तो है। यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। यहां पर कुछ लाइट क्या होती है, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस यहां पर जैसे मीडियम चेंज होता है, यहां पर फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर अगर तुमसे पूछा जाए कि रेनबो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो वाटर ड्रॉप कितनी बार वहां पर वाटर ड्रॉप के साथ कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है और कितनी बार रिफ्लेक्शन होता है। 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, और 1 बार रिफ्लेक्शन होता है। और वहां पर कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें यह भी सवाल पूछा जाएगा, क्या वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो वहां पर सीधे कहोगे नो, टोटल नहीं होता है, पार्शियल होता है। थोड़े अमाउंट क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, और थोड़े अमाउंट क्या होता है वहां पर इमर्ज हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये वाला लाइन समझ में आया। दे refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and reflect it again when it comes out of the raindrop। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रिच द ऑब्जर्वर्स आई। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद रेड कलर appears on the top and violet at the bottom of the rainbow। ठीक है, उसके बाद a rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun। ठीक है, सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो का फॉर्मेशन होता है। एक सिंपल सा सवाल, ठीक, लिख लिए हो। अगला थोड़ा सा टॉपिक है भाई, ये देखो है क्या है, उसी को समझाने के लिए देखो ये है, जस्ट बताया, फिर से देख लो, यहां पे उनका बनाया हुआ है। देखो यहां से सनलाइट आई, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। अब यहां पे क्या हुआ, देखो यहां से व्हाइट लाइट आई, यहां सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन होता है, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन हुआ, डिस्पर्सन होने के बाद ये जो इस साइड का सरफेस है ड्रॉप का, इसने क्या किया, रिफ्लेक्शन किया। रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से क्या होगा, यहां पर जब दूसरी बार सतह से टकराएगा वहां पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होके हमारी आंख में आएगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे ढेर सारे रेन ड्रॉप्स होता है वहां पर, जो क्या करता है, यही काम रिपीटेडली कर रहा होता है। इसीलिए हमें एक सिंगल जो है ना
कलर नहीं सिंगल रेनबो का छोटा सा पार्ट नहीं दिखाई दे रहा होता, हमें एक बड़ा सा जाल दिखाई दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रेन ड्रॉप्स है और बहुत सारे रेन ड्रॉप्स सेम काम कर रहा होता है एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे बहुत सारे रेन ड्रॉप्स क्या हमारे एयर में मौजूद रहता है, और जैसे सनलाइट उस पर पड़ता है सेम काम सारे के सारे रेन ड्रॉप्स करता है, एक साथ करता है। तो एक साथ सारे के सारे कलर क्या कर रहा होता है, हमारी आंखों में वो भेज रहा होता है, और वो इसीलिए हमें ऐसा हमेशा दिखाई देता है। ठीक है, एक साथ सारे के सारे रेन ड्रॉप्स काम कर रहा होता है। ठीक, आगे बात समझ में? ठीक है, तो इसको इसका जो रेनबो फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से याद कर। लास्ट, हाँ शायद कर दीजिए।